नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एंटीसाइकोटिक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में या जिन्हें एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी कहा जाता है। साइकोटिक सिम्पटम्स जैसे कि हैलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और कुछ दूसरे जो नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं, उनको दूर करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कहा जाता है, वो वैसे तो बहुत अच्छी होती हैं और सिम्पटम्स को दूर करने में बहुत हेल्प करती हैं। काफ़ी अच्छी आजकल सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स या जिन्हें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कहा जाता है, जो बहुत अच्छा इफेक्ट लाती हैं पुरानी मेडिसिन्स के मुकाबले, जिन्हें कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक या टिपिकल एंटीसाइकोटिक कहा जाता था। पर प्रॉब्लम ये रहती है कि ये जो सारी की सारी जो एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं, इनसे किसी ना किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते ही हैं और कई केसेस में ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत डिसेबलिंग हो जाते हैं और पेशेंट की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और किसी किसी केस में, हालांकि बहुत कॉमन नहीं होता, पर किसी किसी केस में ये सुसाइडल भी हो सकते हैं। मतलब पेशेंट की या तो डेथ हो सकती है या पेशेंट के अंदर बहुत सुसाइडलिटी बढ़ सकती है। तो अलग अलग जो ये जो दवाइयाँ हैं, जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की जो हैं, इनमें अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन वालों में देखने में आते हैं और कुछ जो है वो सिर्फ सेकंड जनरेशन में देखने में आते हैं। हालांकि बहुत सारी रिसर्च ये बताती है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत वेरिएबल हैं। मतलब कई सारी ऐसी ये जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हैं ये एक जैसे इफ़ेक्ट्स ले ही आती हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन वाली जो एंटीसाइकोटिक होती थी, उनमें दो कैटेगरी की दवाइयाँ होती थी, जिनमें एक हाई पोटेंसी और एक लो पोटेंसी वाली दवाइयाँ होती हैं। तो जो हाई पोटेंसी वाली हैं वो बहुत डिसेबलिंग मूवमेंट डिसऑर्डर्स कॉज करती हैं और जो लो पोटेंसी वाली हैं वो फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक चेंजेस कॉज करती हैं। और लो पोटेंसी वाली जो फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन हैं और साथ ही साथ जो सेकंड जनरेशन वाली जो मेडिसिन हैं, ये दोनों की दोनों मेटाबॉलिक चेंजेस ज़्यादा कॉज करती हैं। मतलब जैसे वेट गेन हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गए, ये सब, या जैसे डायबिटीज़ भी हो गया। इसी के साथ कुछ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स होते हैं जो कि सेकंड जनरेशन मेडिसिन से देखने में आते हैं, जबकि जो फर्स्ट जनरेशन होती हैं वो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स ज़्यादा कॉज करती हैं। तो ऐसा ही देखने में आता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के सिम्टम्स तो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन दिखाएंगी और कुछ टाइप के सिम्टम्स सिर्फ सेकंड जनरेशन दिखाएंगी। सभी एंटीसाइकोटिक दवाएं जो हैं, ये जो जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में, ये नशा लाती हैं, मतलब नींद बहुत आती है इनसे, सेक्सुअल डिसफंक्शंस होता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वो होती है जिसमें बीपी लो हो जाता है, कार्डियक एरिथमिया, मतलब जो हार्ट बीट्स हैं वो बहुत इरेगुलर हो जाती हैं और सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। सभी एंटीसाइकोटिक दवाओं से ये थोड़े थोड़े रिस्क बने रहते हैं। ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस टाइप की एंटीसाइकोटिक दवा किस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स ला सकती है। इस वीडियो में आगे में जो मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा वो इन अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, या जिन्हें हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स कहते हैं। ये जो एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं इनके बारे में मैं अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, वो क्या होते हैं, वो किन दवाओं से ज़्यादा कॉज किए जाते हैं और उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, या सीधे तौर पे कहूँ तो डॉक्टर्स किस तरह से इनका ट्रीटमेंट करते हैं, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं, घरेलू उपाय क्या होते हैं, या कोई काउंसलिंग थेरेपी होती है, या कोई घरेलू आप हर्बल या कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या आयुर्वेदिक लेते हैं, इनके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं थोड़ा मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं, किन दवाओं से ज़्यादा देखने में आते हैं और इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, ताकि आप ये जानकारी ले पाएँ, समझ पाएँ कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा हो रहा है। आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन से आ रहे हैं, आपके या आपकी फैमिली मेम्बर के किसी पर्सन को जो एंटीसाइकोटिक दवाएं ले रहा है, कि आप ये देख पाएँ, समझ पाएँ कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये ठीक ठाक मैनेज हो रहे हैं नहीं, और कहीं ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। क्या इन साइड इफ़ेक्ट्स की बजाय कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव देखे जा सकते हैं दवाइयों में जिससे कि कम आए साइड इफ़ेक्ट्स या मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स आएँ, तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेंगे इस बारे में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या देखने में आता है कि जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं वो बहुत अच्छे से साइकोटिक हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स की जो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर देती हैं, और इनकी मदद से पेशेंट्स जो हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है पेशेंट तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, रिकवर हो जाता है, क्योंकि आजकल जो बहुत अच्छी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस आ रही हैं उसकी मदद से पेशेंट्स को फ़र्क बहुत आ रहा है। तो दो टाइप की मेडिसिन होती थी, जैसा मैंने बताया पहले कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होती थी जिनको एफजीए हम बोलेंगे शॉर्ट में अभी। वो क्या करती थी कि जो हमारे दिमाग में जो डोपामाइन के जो रिसेप्टर होते हैं, स्पेशली डोपामाइन D2 के जो रिसेप्टर होते हैं, न्यूरो रिसेप्टर कहेंगे, उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिससे कि एंटीसाइकोटिक जो है वो अपना असर दिखा पाती है।
क्योंकि दिमाग में बहुत सारा डोपामाइन पैदा हो रहा होता है, उसको कम करने के लिए उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना ज़रूरी है, तो ये दवाइयाँ वो काम करती हैं। तो ये क्या करती थी, डोपामाइन को ब्लॉक करने का काम करती थी। इसमें दो तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक वो जो बहुत स्ट्रांगली ये जो डोपामाइन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, डोपामाइन केमिकल जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा या कम होने की वजह से सिम्टम्स लाता है, तो ये जो डोपामाइन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ तो ऐसी होंगी जो इनसे बहुत सख्ती के साथ जुड़ जाएंगी, जिनको हम कहते हैं हाई पोटेंसी दवाइयाँ। मतलब ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इफेक्ट लाती हैं सिम्टम्स को दूर करने में। और दूसरी होती हैं लो पोटेंसी वाली दवाइयाँ। ये क्या होती हैं, ये थोड़ा कम मजबूती के साथ इनसे बाइंड करती हैं और ये थोड़ा रिलीफ लाती हैं सिम्टम्स के अंदर। हालांकि ये कोई स्ट्रिक्ट ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि हाई पोटेंसी वाली ज़्यादा फर्क लाएंगी, लो पोटेंसी वाला कम फर्क लाएंगी, ऐसा नहीं है। और भी कुछ इनकी पीछे की केमिस्ट्री और सब रहता है, बट मेनली इस वजह से कहा जा रहा है कि ये डोपामाइन के रिसेप्टर से कितनी मजबूती से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, इस बेसिस पे हाई पोटेंसी लो पोटेंसी नाम इनको दिया जाता है। तो यहाँ मैं कुछ ऐसे आपको फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ कॉमन जो दवाइयाँ दी जाती हैं जिनके नाम कुछ ऐसे हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे एक होती है सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाली क्लोरप्रोमाज़ाइन, जो कि नॉर्मली जो डेली मेंटेनेंस डोज जो होती है उसकी 400 mg की दी जाती है और ये लो पोटेंसी की होती है। दूसरी होती है थायोरिडाज़ाइन, ये दवा 200 से 300 mg की डोज में दी जाती है और ये लो पोटेंसी की होती है। फिर आती है परफेनाज़ाइन, 24 mg दी जाती है और ये मीडियम पोटेंसी होती है इसकी। फिर फ्लूफेनाज़ाइन जो कि 10 से 20 mg दी जाती है, ये हाई पोटेंसी की होती है। हेलोपेरिडोल या जिसे हेल्डोल कहते थे, 10 से 15 mg की डोजेज दी जाती है, ये भी हाई पोटेंसी की होती है। थायोथिक्सिन जो कि 30 mg की दवा दी जाती है और ये भी हाई पोटेंसी की होती है। और लास्ट में ट्राइफ्लुओपैराज़ाइन जो कि 20 mg दी जाती है और ये भी हाई पोटेंसी की होती है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि जिनके नाम यहाँ देखे, आप भी देख सकते हैं, आपकी भी दवाइयाँ होंगी इस टाइप की ही। मोस्टली यही दवाइयाँ होती हैं अगर आपको दी जा रही हैं, वैसे आजकल दी नहीं जाती हैं दवाइयाँ। फिर आती हैं सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, जिसे हम कहेंगे SGA, जो कि 1989 में पहली बार यूज़ की गई थी, जिसमें क्लोज़ापाइन जो कि सबसे पहली थी वो यूज़ की गई थी, जिसको ज़्यादा इफेक्टिव देखा गया था क्लोरप्रोमाज़ाइन के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इसके एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो थे वो बहुत कम थे। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन वाली थी ये 1950-60 के दशक में ज़्यादा जो थी डिस्कवर की गई और देखने में आई और ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती थी। और जैसे ही 1990 के दशक में सेकंड जनरेशन वाली आ गई तो फर्स्ट जनरेशन वालों को कम प्रिस्क्राइब किया जाने लगा। और 21st सेंचुरी में, मतलब अगर हम कहें तो इतनी ज़्यादा इसकी मेडिसिन अब देखी जा चुकी हैं, इफेक्टिव मेडिसिन हैं, तो अब फर्स्ट जनरेशन वाली तो मोस्टली दी ही नहीं जाती हैं। तो इस तरह से फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की तरफ एक एवोल्यूशन हुआ, बेटर केमिकल्स मिले जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि बहुत ही डिसेबलिंग सिम्टम्स होते थे, उनको कम करने वाली ये दवाएं मिली जो कि सेकंड जनरेशन वाली हैं। और इनका इफेक्ट भी अच्छा होता है। इनको कहा गया एटिपिकल। एटिपिकल क्यों कहा गया इनको, SGA वालों को? क्योंकि ये उन न्यूरो रिसेप्टर्स को भी टारगेट करती थी जो सिर्फ डोपामाइन को रेगुलेट नहीं करती, या डोपामाइन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स जो नहीं होते उनको भी ये टारगेट करती हैं। तो ये डोपामाइन के अलावा और केमिकल्स में भी इफेक्ट लाती है। तो बहुत सारे ऐसे दूसरे न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन में जिनकी वजह से भी थोड़ा बहुत साइकोटिक या कुछ डिप्रेशन के या दूसरे सिम्टम्स आते हैं, ये उनको भी टारगेट करती हैं ये दवाइयाँ। अब यहाँ पर आप एक चार्ट देखेंगे जिसके अंदर सेकंड जनरेशन वाली एटिपिकल मेडिसिन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्रग्स के नाम और उनकी डोजेज और किस साल में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले एरिपिप्राजोल के बारे में दिया है, 2002 में इंट्रोड्यूस की गई थी और 10 से 30 mg दी जाती है। फिर क्लोज़ापाइन सबसे पहले आई थी 1989 में, 300 से 600 mg दी जाती है। फिर ओलेंजापाइन जो कि 1996 में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी, 10 से 20 mg तक दी जाती है मोस्टली। क्यूटियापाइन जो कि 98 में इंट्रोड्यूस की गई थी, 250 से 600 mg दी जाती है। रिस्पेरिडोन जो कि काफ़ी कॉमन है, 1994 में इंट्रोड्यूस की गई थी और 3 से 6 mg दी जाती है। फिर आती है जिप्राजिडोन जो कि 2001 में इंट्रोड्यूस की गई थी और 40 से 80 mg तक दी जाती है। तो आप देखेंगे कि 10-12 साल के अंदर ही सारी मेडिसिन जो है वो अलग अलग डिस्कवर कर ली गई, जो कि सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक होती हैं और आज भी यही सब दी जाती हैं। तो जो बड़ी सारी रिसर्च होती थी, उन्होंने देखा कि ये जो अगर हम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन को कंपेयर करें तो इनमें कई बार ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी जनरेशन की दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा सिम्टम्स साइड इफ़ेक्ट्स वाले जो है वो कौन से लाती हैं और जो कम है वो कौन से लाती हैं। तो इतना हम नहीं देखेंगे, हम दवाइयों के बेसिस पे आज जो है इनको ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो क्लोज़ापाइन है ये वाले लेकर आएगी, ओलेंजापाइन जो है वो ये लेकर आएगी। तो मोटे तौर पे तो हम कुछ चीज़ें कह सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा पैरामिडल जो है वो FGA लेकर आएंगे और जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो SGA वाली लेकर आएंगी, ये तो हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं। पर
वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मोटे तौर पे हम पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते कि अगर सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दी जा रही है तो इससे कोई फर्स्ट जनरेशन वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे, या जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन वाली दवाओं से वो सब नहीं आएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ हम दवा के हिसाब से देखते हैं। तो पहले तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन को कंपेयर करने के लिए रिसर्च हुआ करती थी। लेटली क्या हुआ है, अभी कुछ सालों से फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन को कंपैरिजन करने के लिए दवाएं जो हैं उनका कंपैरिजन इतना नहीं होता, उस पर रिसर्च नहीं होती। ज्यादा रिसर्च जो है वो दवाओं पर स्पेसिफिक जो क्या इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स आएंगे इस पर होती है। तो यहां हम आगे ऐसे ही कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम सिम्टम से शुरू करते हैं। पहला हम सिम्टम लेंगे जो कि सबसे कॉमन है, वो होता है सेडेशन। सेडेशन मतलब नींद सा आना, नशा सा महसूस होना। ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस में कॉमन है, जो कि मैंने पहले बताया था कि ये करीब करीब सभी एंटीसाइकोटिक दवाओं की वजह से होता है। और ये डोज रिलेटेड है, मतलब ज्यादा डोज होगी तो ज्यादा नशा आएगा, कम डोज होगी तो कम नशा आएगा। हालांकि इसमें यह भी देखा जाता है कि ये जो पुअर कॉम्प्लायंस होती है जो पेशेंट देता है, मतलब सही तरीके से दवा नहीं लेता, ज्यादा डोज में ले लेगा, सही टाइम से नहीं लेगा दवाई, टाइमिंग्स बिल्कुल ठीक नहीं रखेगा, किसी दिन लेगा किसी दिन नहीं लेगा, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेडेशन के लेवल में। और सेडेशन की वजह से हमारी जो सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। लंबे टाइम तक अगर ये सेडेशन का सिम्टम बना रहे तो पेशेंट की लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो काफ़ी सारे इसके अंदर ये वाले पेशेंट के बिहेवियर वाले जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ देखने। तो कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो ज़्यादा सेडेशन कॉज करती हैं? लो पोटेंसी वाली FGA, लो पोटेंसी कौन सी बताई थी? क्लोरप्रोमाज़ाइन और थायोरिडाज़ाइन, ये जो है लो पोटेंसी वाली ये दवाइयाँ हो गई। और एक क्लोज़ापाइन जो कि SGA है, ये ज़्यादा सिडेटिंग होती हैं। इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा सिडेटिंग होती हैं, सबसे ज़्यादा नशा और नींद लाती हैं ये। और थोड़ा बहुत ओलेंजापाइन और क्यूटियापाइन भी नशा लाती हैं। तो ये जो नींद की प्रॉब्लम है कैसे दूर की जा सकती है? सिंपल है, सबसे पहले तो डोजेज इसकी कम की जा सकती है दवा की, जिसमें कि डबल या ट्रिपल डोज ना देने की बजाय डॉक्टर जो है वो सिंगल डोज दे और वो सिर्फ रात के टाइम दे, सोते टाइम जब पेशेंट ले। या फिर ऐसी दवा दे दी जाए जिससे सिडेशन के इफेक्ट कम आएंगे, या दवा बदल दी जाए मतलब। तो इस तरीके से ही मेनली मेडिकली ये सिम्टम जो है ये, या कहें साइड इफेक्ट जो है ये कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सिम्टम हाइपोटेंशन, या जिसे कहें पोस्चरल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अक्सर जब पेशेंट या कोई भी पर्सन होता है वो जब बैठा होता है या लेटा होता है और एकदम जब वो खड़ा हो जाता है तो अचानक से उसका बीपी कम होता है, और बीपी कम होने की वजह से उसको थोड़ा चक्कर सा महसूस होगा और कुछ अलग से उसको सिम्टम्स महसूस होंगे। तो ये जब अचानक से ब्लड प्रेशर का गिरना होता है इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। मतलब इसको बेसिकली हमारे उठने बैठने से जुड़ा है, तो ऑर्थोस्टैटिक हम इसको बोलते हैं। और इसमें ये सब चेंजेस आते हैं और पेशेंट काफ़ी सारे सिम्टम्स महसूस करता है। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे डिजीनेस बताया, चक्कर सा महसूस होता है, वीकनेस महसूस होती है, कई बार फेंट होता हुआ महसूस करता है अपने को, ब्लरी विजन हो जाती है, धुंधला सा दिखाई देता है, कन्फ्यूजन सी महसूस होती है और नोजिया सा, उल्टी सी महसूस होने लगती है। ये सब होने लगता है उस टाइम पे। तो ये जो हाइपोटेंशन है ये भी करीब करीब सभी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, खासकर कि लो पोटेंसी FGAs जो कि बताया था पिछले सेडेशन के मामले में भी, और क्लोज़ापाइन, इनसे ज़्यादा होता है देखने में आता है। रिस्पेरिडोन से भी हो सकता है, क्यूटियापाइन से भी हो सकता है, ये दवाइयाँ भी इसे कॉज करती हैं। ओल्डर एडल्ट्स में ये सिम्टम या ये कहें कि साइड इफेक्ट ज़्यादा कॉमन है, और जिसके अंदर रिस्क बना रहता है अक्सर कि वो गिर जाएंगे, खासकर कि वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की कोई ना कोई दवा मिल रही है या जिनको कोई हार्ट की डिसीजेज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ये सिम्टम ज़्यादा देखने में आएगा। तो अगर इसकी डोज को अगर मैनेज किया जाए तो ये जो पेशेंट्स हैं ये अक्सर इसके लिए टॉलरेंट हो सकते हैं। मतलब एक लिमिट के बाद अब उन पर ये साइड इफेक्ट का बहुत बड़ा असर नहीं आएगा, उनका शरीर जो है वो इसे एब्जॉर्ब करना सीख जाएगा और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे उनके सिम्टम में। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकती हैं कि एक तो डोज को कम कर दिया जाए, डोज को अलग अलग टाइम पे डिवाइड कर दिया जाए, या फिर कोई जो कम ऐसा सिम्टम लाए उस दवा को लेना शुरू कर दें। इनको हम एंटी एड्रिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। तो जिन दवाओं के कम एंटी एड्रिनर्जिक इफेक्ट्स आएंगे वो दवाइयाँ ली जा सकती हैं। फिर आता है नेक्स्ट एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। ये क्या होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, ब्लड विजन होना, और कभी कभी थोड़ा सोच समझने में कंफ्यूजन होना या ताकत की कमी महसूस होना। इनकी वजह से और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे दांतों का सड़ना, गिर जाता है इंसान, ये हो सकता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनमें भी जो सबसे ज़्यादा जो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आते हैं वो क्लोज़ापाइन और लो पोटेंसी वाली FGA दवाइयाँ जो है उनके आते हैं।
ओलेंजापाइन और क्यूटियापाइन इनमें भी अक्सर देखा जाता है कि जब हाई डोजेज दी जाती है तो ये भी ये सिम्टम्स लेकर आते हैं। तो इनकी भी डोजेज को कम करके या फिर इनको डिवाइड करके कि थोड़ा थोड़ा लेना है दिन भर में, इस तरीके से इनको अगर दिया जाए तो ये सिम्टम्स जो है ये कम हो सकते हैं। सेकेंड जनरेशन वाली जो दवाएं हैं उनसे ये ज़्यादा देखने में आते हैं ये इफेक्ट्स। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में से एक कहे जा सकते हैं, और वो हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के साथ सबसे ज़्यादा देखने में आते हैं। कौन कौन से होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स? ये होते हैं स्यूडो पार्किंसोनिज्म, मतलब पार्किंसन डिसीज जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं जबकि पेशेंट को पार्किंसन डिसीज होता नहीं है। फिर आता है एकाथीजिया। एकाथीजिया मतलब बहुत रेस्टलेसनेस बनी रहती है। एक्यूट डिस्टोनिया, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर इनवॉलेंट्री से मूवमेंट्स होते हैं, जैसे गर्दन का हिलना, अचानक से झटका खाना, आंखों का ब्लिंक करना, इस तरह के। और टार्डाइव डिस्काइनेजिया, मतलब फेशियल जो मसल्स हैं वो रिस्पॉन्स देने लगती हैं। जीभ जो है वो ट्विस्ट सी हो जाएगी और मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट का हिलने लगेगा, ऐसा लगेगा पेशेंट सारा टाइम कुछ बोल रहा है, या उसकी जीभ जो है वो हमेशा बाहर लटकी हुई दिखाई देगी। कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो इनमें से जो हमने बात की एकाथीजिया, डिस्टोनिया और पार्किंसोनिज्म वाले जो सिम्टम्स हैं वो अक्सर एंटीसाइकोटिक दवाएं शुरू करने के कुछ ही टाइम बाद देखने में आ जाते हैं, जबकि टार्डाइव डिस्काइनेजिया जो है उन सिम्टम्स को अपीयर होने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब वो काफ़ी लंबा अगर यूज़ किया जाए एंटीसाइकोटिक दवाओं का तब वो अक्सर अपीयर करते हैं। तो अगर मान लो नई दवा शुरू की गई, दवा स्विच की गई, या पहली बार दवा ली गई, या डोजेज बढ़ाया गया, तो भी ये जो शुरू के जो 3 सिम्टम्स बताए, एकाथीजिया, डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म वाले, ये अपीयर कर सकते हैं, इनमें बदलाव भी आ सकते हैं। तो अक्सर ये ऐसे में रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब इस तरह की कंडीशन में देखने में आते हैं। इनकी वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, सोशल स्टिग्मा बहुत आता है, किसी के सामने हम जा नहीं सकते, अब बड़ा शर्म सी महसूस होती है, एम्बैरेसिंग फील होता है कि पेशेंट हमेशा सर जो है वो झटकाए जा रहा है, ऐसा लगता है, हाथ पैर कांपते हैं, झटके से आते हैं उनके अंदर। तो इस तरह के सिम्टम्स को अक्सर क्या होता है, पेशेंट बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये मैनेजेबल नहीं होते। ये पेशेंट ये नहीं कहेगा कि मैं रोक दूं तो ये सब रुक जाएगा, या कहें कि विल पावर की वजह से ये सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, कंट्रोल होंगी, ऐसा नहीं होता। वो पेशेंट का अंदर से ही इनवॉलंटरी चल रहा है, मतलब अंदर से मसल्स में, नर्व्स में ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि वो झटके खाए जा रहा है। और इस वजह से अक्सर क्या होता है, पेशेंट्स दवाई लेना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इन साइड इफेक्ट्स को टॉलरेट नहीं करना चाहते। थोड़ा बहुत उन पर असर आता है दवा का, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन कम होती हैं, तो वो अक्सर दवा छोड़ देते हैं इन सिम्टम्स की वजह से। हालांकि ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये हाई डोजेस की वजह से ज़्यादा देखने में आते हैं। तो कई पेशेंट जो बहुत सीवियर कंडीशन में होते हैं, एक्यूट कंडीशन में जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या जब बहुत एग्रेसिव या वायलेंट हो जाते हैं, तब अक्सर हाई डोज में उनको दवा दे दी जाती है। तो उस केस में देखने में आता है ये सिम्टम्स ज़्यादा जल्दी अपीयर कर जाते हैं। और उसमें भी अगर देखा जाए तो हाई पोटेंसी वाली जो एफजीए हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, खासकर की हेलोपेरिडोल है जैसे, या ट्राइफ्लुओपेराजाइन है, इस तरह की जो दवाइयां हैं जिनके बारे में बात की थी, फ्लूफेनाजाइन, ये सब जो होती हैं, और कभी कभी परफेनाजाइन के साथ भी ये देखने में आते हैं, जो कि मीडियम पोटेंसी वाली दवा है। अगर इनकी हाई डोज दिया जाए तो अक्सर ये सिम्टम्स जो हैं ये ज़्यादा अपीयर करते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग हो जाते हैं, परेशान कर देते हैं बहुत पेशेंट को। तो जो लो पोटेंसी वाली जो दवाइयां हैं जिनके बारे में पहले जो सिम्टम्स बताए, सेडेशन, हाइपोटेंशन और जो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स थी, जो कि मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, वो लो पोटेंसी वाली एफजीए से आते हैं। हाई पोटेंसी वाली एफजीए अगर ज़्यादा डोज में भी दे दी जाए तो उनसे ये वाले सिम्टम्स आते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल वाले। और जो सेकेंड जनरेशन वाली हैं उनसे भी ये सिम्टम्स ना के बराबर देखने में आते हैं। तो बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे जिनमें खासकर कि ज़्यादा डोज पर अगर एसजीए दे दी जाए, सेकंड जनरेशन वाली दे दी जाए, तो ये देखने में आ जाएंगे, पर वो भी बहुत थोड़े, मैक्सिमम केसेस में तो कभी देखने को ही नहीं आते हैं ये। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा पिरामिडल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पार्किंसोनिज्म वाले सिम्टम्स हैं जिनको हम स्यूडो पार्किंसोनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये पार्किंसन डिसीज की तरह नकल करता है, तो स्यूडो पार्किंसन डिसीज हम इसको कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल सिंड्रोम होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी इफेक्ट्स जो होंगे वो हमेशा बने रह जाएंगे। मैक्सिमम केसेस में ये जो एफजीए के से भी आते हैं, जो हाइपोटेंसी वाले हेलोपेरिडोल जैसे बताया, तो ये वापस चले जाते हैं जब दवाइयाँ या तो छूट जाती हैं, दवाइयाँ बदल जाती हैं, एसजीए वाली दवाइयाँ दे दी जाती हैं, या पेशेंट जब काफ़ी हद तक मैनेजेबल होता है और लोअर डोज पे मेडिसिन कर दी जाती हैं। तो अक्सर ये सारे सिम्टम्स जो है ये मैनेजेबल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट खत्म से हो जाते हैं, किसी किसी केस को अगर छोड़ दिया जाए तो, जिनमें थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। तो पार्किंसोनिज्म में जैसे सिम्टम्स कौन से होते हैं कि एक तो हाथ पैर का कांपना होता है, कांपता रहता है, हमेशा हिलते रहते हैं। हाथों में और कंधों में एक रिजिडिटी सी आ जाती है, अकड़न सी आ जाती है। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, एक जगह खड़ा है तो वहीं खड़ा रह जाता है, मतलब उसके अंदर एक आइनीजिया हो जाता है, ज़्यादा मूव नहीं करता वो। ब्रेडिक आइनीजिया, बहुत स्लो मूवमेंट्स होंगे, धीरे धीरे चलेगा पेशेंट। रेस्टलेसनेस जैसे एकाथीजिया, हाइपर सेलिवेशन, मुंह में थूक बहुत ज़्यादा बनेगी। और शफलिंग गेट, मतलब उसका जो चलने का जो ढंग होगा
वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा और वो पेशेंट जो है वो थोड़ा टेढ़ा सा चल रहा होगा, कभी अपना बॉडी का एक पार्ट आगे कर लेगा, कभी पीछे कर लेगा, टेढ़ा मेढ़ा होकर चलेगा। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स जो है पार्किंसोनिज्म वाले देखने में आते हैं, सूडो वाले हम इसे यहाँ बात कर रहे हैं। तो इनके जो सिम्टम्स होते हैं ये वाले साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए क्या किया जाता है, या तो डोज कम कर दी जाए दवाओं की, जो कि हाई पोटेंसी वाली दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, या फिर एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स होती हैं वो दे दिए जाते हैं, जैसे कि बेनाड्रिल, बेंस्ट्रोपाइन, ये सब कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी जाती हैं जिससे कि ये एक्स्ट्रा पिरामिडल वाला जो पार्किंसोनिज्म सिम्टम्स है कम हो। बट उसके अंदर एक दिक्कत ये आती है कि उनके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, पर वहाँ यही देखा जाता है कि भाई इफेक्ट के मुकाबले साइड इफेक्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो भाई साइड इफेक्ट हटाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए छोटे मोटे कुछ और मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स आएंगे तो वो मैनेजेबल हो सकते हैं बाद में। फिर जैसे बात की एकाथीजिया, इसके अंदर क्या होता है, रेस्टलेसनेस बनी रहती है, हमेशा ऐसा लगता है पेशेंट जो है वो बेचैन सा है, घबरा रहा है और वो हाथ पैर उसके हिलते जा रहे हैं, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, इधर उधर मूव किए जा रहा है, बेचैनी महसूस करता है। कई बार क्या होता है एंग्जाइटी और ऐसे सिम्टम्स से इसको डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर भी क्या होगा, डोजेज रिडक्शन कर दी जाएगी या लो डोज बीटा ब्लॉकर दे दिया जा सकता है, जैसे प्रोप्रेनोलॉल होता है जो कि 20 से 80 mg पर डे दे दिया जाता है। फिर आते हैं डिस्टोनिक रिएक्शंस, जिसमें बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है, इनवॉलेंट्री सा होता है। तो इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होंगे जैसे कि किसी बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे मान लो गर्दन में खासकर ज़्यादा देखने में आते हैं, गर्दन और सर में, जिसको सर्विकल डिस्टोनिया भी कहा जाता है। तो इसके अंदर ना अचानक से गर्दन मुड़ जाएगी, ट्विस्ट होगा, टर्न होगा, झटके खाती रहेगी, आगे पीछे मूव करेगी, कभी कभी पेन भी होता है उसके अंदर, ऐसे मूवमेंट्स होंगे। आईलिड्स जो होंगी वो रैपिडली ब्लिंक करेंगी, आंख फड़फड़ाना जिसे हम कह सकते हैं। या कभी कभी क्या होगा कि आंख खुलेगी ही नहीं, अचानक से अकड़ जाएंगी मसल्स और आंख खुलेगी नहीं, पेशेंट को मुश्किल होगी आंख खोलने में। पेनफुल नहीं होता, पर अक्सर क्या है स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में या जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट देख रहे हो तो उस केस में अक्सर ये जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग हो सकती हैं और कभी कभी आंखें सूख भी सकती हैं। नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है जॉ या हमारी टंग, हमारा जबड़ा। हमारी जो स्पीच होती है वो बहुत स्लरी हो जाती है, मतलब लड़खड़ाती हुई स्पीच होती है, ड्रूलिंग, थूक टपकती रहती है और हमेशा ऐसा लगता है जैसे चबाने में या कुछ भी चीज़ निगलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कभी कभी पेशेंट्स को इसमें बहुत पेन महसूस हो सकता है। इसी के साथ वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड्स, मतलब आवाज़ की अगर हम बात करें, स्पीच की बात करें, तो उसमें भी ये आ सकता है। स्पेस्मोडिक डिस्टोनिया कहा जाता है, जिसके अंदर या तो बहुत सख्त आवाज़ हो सकती है या फिर विस्परिंग वॉइस होती है, फुसफुसाता है पेशेंट, धीरे धीरे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और कई बार क्या होता है ये डिस्टोनिया किसी काम करते वक्त, मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जैसे लिखते वक्त हाथ हिलेंगे, अलग से अकड़ जाएंगे या हिलने लग जाएंगे तो राइटर्स डिस्टोनिया कह देते हैं। या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं, उस टाइम पर हो सकता है, तो म्यूजिशियंस डिस्टोनिया भी होता है एक तरह का। तो ऐसे करके जब कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पर भी ये डिस्टोनिया के सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो ये इस तरीके के इनके अंदर मस्कुलर और मूवमेंट्स में फ़र्क आ जाता है और ये सडन और इनवॉलेंट्री होते हैं, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। तो इस पर भी जो इंटरवेंशन होती है, ट्रीटमेंट होती है, उसके अंदर इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर, मतलब खून की नसों में या मसल्स में एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि पार्किंसन और ये जो सारे जो सिम्टम्स हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल, इनको कम करने के लिए एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स दिए जाते हैं। टार्डाइव डिस्काइनेसिया की तरफ अगर हम देखें तो इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट डिसऑर्डर्स होंगे और ये लॉन्ग टर्म एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट की वजह से होते हैं। और यही ऐसे सिम्टम्स होते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल में जो कि हम देखते हैं कि ये मेडिसिन छूटने के बाद भी रिवर्सिबल नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि चले जाएंगे, तो ये अक्सर बने रह जाते हैं, भले थोड़े माइल्ड हो जाएं पर बने रह जाते हैं। मेनली इसके अंदर जैसा पहले बताया था फेस वाला जो एरिया होता है वो इन्वॉल्व होता है, हमारे फेस पर जो भी ऑर्गन्स हैं जो भी हैं सब, पर किसी किसी केस में ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एबनॉर्मल मूवमेंट्स कैसे होते हैं इसके अंदर, जैसे झटके होना, अचानक से टिक्स होना, टिक्स मतलब जैसे गर्दन का मूव करना, जो कि पहले डिस्टोनिया में बताया था, ऑलमोस्ट वैसे ही सिम्टम्स होते हैं बट इसके अंदर फेशियल जो मसल्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। पेशेंट्स जब थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, जैसे गुस्सा आ रहा है या बहुत उदास हैं या एंग्जाइटी में हैं या किसी तरीके का स्ट्रेस है उनके ऊपर, तब उस केस में ये सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इमोशंस का इन सिम्टम्स के साथ काफ़ी हद तक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और जब रिलैक्सेशन होती है, मतलब जब वो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे हम कहें कि अगर वो योगा कर रहे हैं, तो अक्सर ये सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और नींद के टाइम ये सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिमाग का जो रिलैक्सेशन वाले एरियाज हैं वो इसको फेवर करते हैं कि ये सिम्टम्स चले जाते हैं, कम हो जाते हैं।
तो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि किन लोगों में ये सिम्टम्स डेवलप होंगे। ये भी ध्यान देने का है कि सब में डेवलप नहीं होंगे, सारे के सारे पेशेंट लंबे टाइम से एंटीसाइकोटिक दवाएं ले रहे हैं उनमें हो जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ पेशेंट्स में होंगे जैसे कि जिन्होंने एफजीए जो हमने बताया फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, उनका लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लिया हो और हाई डोज पे रहा हो काफ़ी टाइम तक। ओल्ड एज में ज़्यादा डेवलप होते हैं, फीमेल्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं, या जैसे कि बताया कि कुछ इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम्स अगर उनको ज़्यादा रही हैं तो, या एंगर इश्यूज बहुत हैं तो ट्रीट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो जिस दवा की वजह से इनके अंदर सिम्टम आ रहे हैं उसको कम कर दो या ख़त्म कर दो, दूसरी दवा दे दो, किसी और दवा को दो, सेकेंड जनरेशन वाली दो। पर देखने में यही आता है कि अगर एक बार ये आ जाते हैं और ऑनसेट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट काफ़ी टाइम से तो दवाई ले रहा था तभी तो ये आए हैं सिम्टम्स, तो दूसरी दवा बदलने के बाद भी बहुत ज़्यादा फर्क इनमें नहीं आ पाता है। तो अक्सर ये एक बहुत हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट है एंटीसाइकोटिक दवाओं का, कि अक्सर ये जो टार्डाइव डिस्काइनेसिया जैसे सिम्टम्स हैं वो दूर बहुत ही कम हो पाते हैं, दवाई बदलने के बाद भी कम इनमें फ़र्क आता है। वही है कि जब इमोशनल होंगे बहुत ज़्यादा तो वो ज़्यादा सिम्टम दिखाई देंगे, ये सब चलता रहता है उनका किसी ना किसी तरह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में क्या होता है? बेसिकली हमारे दिमाग में एक हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में सेक्रेट होता है और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली मेल्स के अंदर ये ज़्यादा सेक्रेट नहीं होता, वुमेन्स में ज़्यादा सेक्रेट होता है। तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में क्या होगा? जब बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन जो है वो ब्लड में चला जाएगा, खास करके अगर वुमेन में जाएगा, औरतों में जाएगा, तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ब्रेस्ट जो है वो प्रेगनेंसी के अलावा भी उनमें मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है, ये हो जाता है। और आदमियों के अंदर मेनली ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकती है, मतलब उनके जो बेसिकली चेस्ट है वो ज़्यादा फीमेल जैसे दिखाई देने लग सकते हैं। इंपोर्टेंस भी हो सकती है आदमियों में, सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, मतलब उनके स्पर्म्स के जो लेवल्स हैं उसमें फ़र्क आ जाता है, कम हो जाते हैं वो लेवल्स उनके। ये जो भी एफजीए वाली जो दवाइयाँ हैं फर्स्ट जनरेशन वाली, उनमें करीब करीब सभी की वजह से हो सकता है। और एसजीए में रिस्पेरिडोन से हो सकता है, जो कि अक्सर देखा जाता है कि 60% औरतों में और 40% आदमियों में रिस्पेरिडोन की वजह से ये सिम्टम्स देखने में आते हैं, मतलब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होता है। और ये डोज डिपेंडेंट है, मतलब अगेन वही है, ज़्यादा डोज होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। दूसरी जो एसजीए दवाइयाँ हैं जैसे कि हमने बाकियों के बारे में बताया था, क्लोजापाइन वगैरह, उनसे ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती। हालांकि कुछ स्टडीज ऐसा बोलती हैं कि ओलेंजापाइन और जिप्रासिडोन जो हैं अगर वो हाई डोज पे दिया जाए तो उनसे भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया उससे भी हो सकता है। तो ये जो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के जो सिम्टम्स हैं अक्सर ये एंटीसाइकोटिक दवा के शुरू करने पर या उसकी डोजेज को बढ़ाने के कुछ ही हफ्तों में देखने में आ जाते हैं। हालांकि कई बार बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद भी आते हैं, ऐसा भी देखने में आ जाता है। ऐसा बहुत ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा हो चुका है कि ये जो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है इनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो अभी ऐसा देखने में आ रहा है, काफ़ी सारी रिसर्च बताती हैं कि ये जो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है एंटीसाइकोटिक के यूज़ से जो होता है खासकर, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, हड्डियों की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है और जिस वजह से हिप फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं या दूसरे टाइप के फ्रैक्चर्स के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हड्डियों की जो ओवरऑल मिनरल डेंसिटी जिसे कहते हैं वो कम हो जाती है। यूके में अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले जो लोग एंटीसाइकोटिक ले रहे थे और खासकर उनमें जिनमें प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ चुके थे एंटीसाइकोटिक की वजह से, उनमें हड्डियां टूटने के, खासकर हिप फ्रैक्चर की यहाँ बात हो रही है, कूल्हे की हड्डियां टूट गई, उसके चांस 2.5 गुना बढ़ गए थे। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, हम ये देख सकते हैं। तो इसलिए प्रोलैक्टिन के लेवल्स का रेगुलर जो है चेकअप कराते रहना पड़ता है जब एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ ली जाती हैं, ताकि डॉक्टर जो है उस हिसाब से आपको दवा एडजस्ट कर दे या प्रोलैक्टिन के लेवल्स को कम करने के लिए अलग से दवा दे दे, जिससे कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए, खास करके इनका हड्डियों पर और जो दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स पे फ़र्क आ रहा है, असर आ रहा है, वो ना आए ज़्यादा। और खासकर जब बहुत सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका हो या शुरू हो रहा हो, या ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में, तब एंटीसाइकोटिक दवाओं की बजाय या तो कोई और दवा देनी पड़ती है या फिर इनका जो कैटेगरी है वो शिफ्ट करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, जिससे कि प्रोलैक्टिन के लेवल्स ना बढ़े। जैसे कि एरिपिप्राजोल, क्यूटियापाइन, ये सारी दवा दी जाएंगी जो कि सेकेंड जनरेशन वाली हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। कम से कम 40 से 50% पेशेंट ऐसे हैं जो एंटीसाइकोटिक दवाई ले रहे हैं जो बताते हैं उनको सेक्सुअल डिस्फंक्शन हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सीवियर हम कहें या जिसे हम कहें कि बहुत ज़्यादा डिसेबलिंग होता है, बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है पेशेंट के लिए। और ये ऐसा सिम्टम है जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो दवाइयाँ लेना छोड़ भी देते हैं और सेक्सुअल फंक्शन के सारे स्टेजेस इफेक्ट हो जाते हैं, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, सेक्सुअल अराउजल भी नहीं हो पाता है
और ऑर्गेज्म भी नहीं हो पाता है। तो हर लेवल पर, सेक्सुअल साइकिल के हर लेवल पर ये कहीं ना कहीं असर आता है एंटीसाइकोटिक के यूज से। और दोनों की दोनों, एफजीए एसजीए, दोनों की वजह से अराउजल ऑर्गेज्म वगैरह जो है मेन वुमेन दोनों में अफेक्ट हो जाता है, दोनों में कमी आती है, दोनों जेंडर्स में और दोनों टाइप की दवाओं की वजह से। एफजीए की वजह से खासकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांस होते हैं, इजैक्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है और इजैक्यूलेशन के टाइम पे बहुत दर्द महसूस होता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, मतलब प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अक्सर आ सकते हैं इन एफजीए वाली दवाओं की वजह से। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आता है कार्डियक एरिथमियाज, मतलब हार्ट रेट्स जो होते हैं या हम कहें कि हार्ट का जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और करीब करीब सभी एंटीसाइकोटिक दवाओं से अगर उनको लंबे टाइम तक यूज़ किया जाए तो उनकी वजह से हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब ईसीजी पे पता चल जाएगा इजीली कि हार्ट बीट जो है वो रेगुलर नहीं आ रही है, जिसको एरिथमिया कहते हैं। और इसी वजह से सडन कार्डियक डेथ अक्सर हो सकती है लोगों की, जो कि ओल्ड पेशेंट्स में ज़्यादा देखने में आती है। ये लो पोटेंसी वाली जो एफजीए है, थायोरिडाजाइन, उससे बहुत देखने में आता है। और एसजीए वाली जो है जिप्रेजिडोन, उससे भी बहुत देखने में आता है। और ये भी डोज डिपेंडेंट है, ज़्यादा डोज से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले एंटीसाइकोटिक दवाएं जो पेशेंट ले रहे होते हैं उनमें सडन कार्डियक डेथ होने के चांस करीब करीब 2 गुना ज़्यादा होते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो अक्सर ध्यान रखते हैं कि एंटीसाइकोटिक दवाएं जो दी जा रही हैं जिनसे कि ये हार्ट के एरिथमियाज वगैरह कॉज हो रहे हैं, और अगर पेशेंट इसी टाइप की और भी कोई मेडिसिन ले रहा है जिससे सेम इफेक्ट्स आते हैं, मतलब हार्ट एरिथमियाज होती हैं, तो वो दोनों टाइप की दवाओं को आपस में कॉम्बाइन ना किया जाए। जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी इसमें आती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी आते हैं इसके अंदर। इसलिए डॉक्टर्स अक्सर ध्यान देते हैं कि हार्ट कंडीशन को बहुत ध्यान से असेस किया जाता है और जितने भी रिस्क होते हैं, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसको पूरा ध्यान से रिव्यू करके ये दवाइयाँ दी जाती हैं। तो साइकोटिक सिम्टम्स के अलावा ये सारी कंडीशंस को ध्यान रख के भी डॉक्टर जो है कई बार दवाइयाँ आपकी देता है, बदल भी सकता है, डोजेज को भी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इसलिए हार्ट सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साइकेट्रिक बीमारियों की दवाओं को दिए जाने के प्रोसेस में। और रेगुलर इनका ईसीजी कराना पड़ता है और काफ़ी सारे जो ब्लड और हार्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनका चेकअप कराना पड़ता है ताकि सही टाइम पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए अगर कोई बड़ा रिस्क हो तो, या खासकर जिनमें हाई रिस्क होता है, जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स हो गए या जिनकी पास्ट कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है, कुछ ऐसा है, तो उनमें तो खासकर उनको बड़े ध्यान से मॉनिटर करके ये दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, सीजर्स, दिमाग के दौरे। सारी की सारी जो एंटीसाइकोटिक दवाएं होती हैं वो सीजर थ्रेशोल्ड को लो कर देती हैं। दिमाग में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बदलाव आता है, थोड़े से इलेक्ट्रिक चार्ज के बदलाव से ही, थोड़ा सा न्यूरोनल डिसफंक्शन होने से ही पेशेंट को दौरा पड़ सकता है, मतलब दौरे पड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, सिंपल अगर कहें तो। इसलिए जिन लोगों को भी सीजर्स की, दौरों की हिस्ट्री है, उनमें तो बड़े ध्यान से ये दवाइयाँ दी जाती हैं। या जिनमें कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर रहा है, किसी तरह की कोई ब्रेन इंजरी रही हो, जैसे एंसेफेलाइटिस वगैरह होते हैं, उनमें तो खासकर बड़े ध्यान से दी जाती है और देखा जाता है कि पेशेंट को जो डोजेज है वो इस हिसाब से दी जाए कि उसको सीजर्स ना आए, क्योंकि थोड़ा सा भी एंटीसाइकोटिक दवा का डोज बढ़ने से, या शुरुआत भी जब की जाती है एंटीसाइकोटिक दवाओं की, तो इन केसेस में इन लोगों को दौरे पड़ने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये भी देखते हैं कि कोई भी एंटीसाइकोटिक जितनी ज्यादा सिडेटिव होगी, मतलब जिससे नशा आने की, नींद आने के चांस जिससे ज्यादा होंगे, उसमें दौरा पड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे लो पोटेंसी एफजीए होती हैं दवाइयाँ, क्लोजापाइन हो गई, खासकर अगर कभी कभी हाई डोज पे अगर दे दी जाए तो दौरे के चांस बढ़ जाते हैं। डिपो एंटीसाइकोटिक होती हैं, मतलब जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं एंटीसाइकोटिक दवाओं के, वो तो पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए जिनको एपिलेप्सी रही हो या हो, क्योंकि उसको विड्रॉ करना भी मुश्किल होता है। वो बड़े लेट तक, कई दिनों तक हमारे शरीर में जो है इंजेक्शन का केमिकल जो है वो रहता है, तो इस वजह से वहाँ तो और भी मुश्किल है। दवा तो लेंगे, 1-2 दिन के अंदर दवा का जो असर है, केमिकल है, वो शरीर से धुल जाएगा, निकल जाएगा, या कोई दूसरी दवा के असर से हम उसके दवा के इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। जबकि इंजेक्शंस की जो दवाएं होती हैं वो कई दिन तक शरीर में रहती हैं, उससे तो और भी ज़्यादा खतरा है। नेक्स्ट एक साइड इफेक्ट आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम इश्यूज। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स मतलब जिसमें एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट जैसे पहले बताए थे, उसी टाइप के इफेक्ट्स यहाँ पर हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ हम सिर्फ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो हम पहले ही कैटेगरी में ले चुके हैं। यहाँ पर हम दूसरे इश्यूज पे बात करेंगे, जैसे वेट गेन। वेट गेन एक बहुत ही ट्रबलिंग, बहुत ही परेशान करने वाला, और खासकर आज के टाइम पे जहां हम इतने ज़्यादा बॉडी इमेज कॉन्शियस हो गए हैं, ये बहुत ही परेशान करने वाला सिम्टम होता है। और बहुत कॉमन सिम्टम भी है ये, मतलब बहुत कॉमन साइड इफेक्ट कहेंगे हम इसको, एडवर्स इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस का। रैपिड होता है, मतलब कुछ ही दिनों में और कुछ ही हफ्तों में ये साइड इफेक्ट देखने में आ जाता है, बहुत जल्दी पेशेंट्स का वेट गेन हो जाता है। और इसको कंट्रोल करना भी कई बार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक दवा लेता रहेगा पेशेंट, वेट में कमी आना करीब करीब मुश्किल हो जाता है।
और ये डोज डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कम डोज पे दवा दी जा रही है तो थोड़ा वेट गेन होगा, ज़्यादा डोज दी जा रही है तो ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा वर्स इफेक्ट्स देखने में आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है क्लोजापाइन और ओलेंजापाइन से। एरिपिप्राजोल जिप्रासिडोन से सबसे मिनिमल चेंज आता है वेट में, और बीच बीच में मतलब हल्का फुल्का इफेक्ट आता है दूसरी एंटीसाइकोटिक जैसे कि लो पोटेंसी वाली एफजीए जो होती हैं। इसी के साथ बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ एंटीसाइकोटिक दवाओं की वजह से हो सकती है, जो कि ग्लाइसीमिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मतलब ब्लड शुगर, इंसुलिन, इनके लेवल्स में चेंजेस आ जाती हैं, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है और डायबिटीज़ हो सकती है। या जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज़ है उनमें और ज़्यादा उनके डायबिटीज़ के लेवल्स बढ़ सकते हैं, मतलब शुगर का रेगुलेशन बॉडी में बिगड़ सकता है। एफजीए एसजीए दोनों दवाइयाँ ये वाला रिस्क पोज करती हैं, मतलब डायबिटीज़ का इशू उनसे होता है, रिस्क रहता है। बट ये वेरिएबल है, हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा किससे है। अक्सर ज़्यादा रिस्क जो है वो क्लोजापाइन और ओलेंजापाइन से ही देखा जाता है। तो वेट रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ हो गया, वेट गेन हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये क्लोजापाइन और ओलेंजापाइन से ज़्यादा खतरे हैं इनके। और मैक्सिमम केसेस में ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको क्लोजापाइन और ओलेंजापाइन ही मिल रही होती है, तो अक्सर उनको रिस्क रहता है इन दोनों बीमारियों का, प्रॉब्लम्स का। हालांकि यहाँ ये भी चीज़ देखने में आती है कि आज के ज़माने में जैसे हमारे लाइफस्टाइल इश्यूज़ होते हैं और दूसरे बड़े सारे डायबिटीज़ के और ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं, तो ऐसे में पूरे तरह से कह पाना मुश्किल है कि ये एंटीसाइकोटिक दवा की वजह से ही ये सारा वेट गेन हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में वैसे भी वेट को लेकर काफ़ी फ्लक्चुएशंस चलती रहती हैं। फिर एक सिम्टम आता है डिसलिपिडीमिया। ये मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम्स हैं उन्हीं का पार्ट है, ये मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। तो डिसलिपिडीमिया जो है ये भी बहुत सारी एंटीसाइकोटिक दवाओं से आता है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लो पोटेंसी वाली एफजीए और जैसे क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन और क्यूटियापाइन वाली जो एसजी हैं, इनसे जो होता है हाइपरलिपिडीमिया के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब हाइपरलिपिडीमिया मतलब जिसमें बॉडी के अंदर फैट, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे लेवल बढ़ जाते हैं। क्लोजापाइन और ओलेंजापाइन से सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देखने में आते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम ओवरऑल देखें तो। इंटरमीडिएट इफेक्ट्स मतलब बीच बीच के देखने में आते हैं क्यूटियापाइन से और लो पोटेंसी वाली एफजीए से। बिल्कुल ना के बराबर चेंजेस आते हैं और लोएस्ट होते हैं ये एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन और यहाँ तक कि हाई पोटेंसी वाली एफजीए से भी। तो ये तो कुछ खास फर्क आ ही नहीं रहे इन वाली दवाइयों से। और अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो इस तरह के टेस्ट कराते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है, कितना असर आ रहा है, ताकि और दूसरे इनसे एडवर्स प्रॉब्लम्स ना हो जाएं। मतलब ऐसा ना हो कि फैट बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए और पेशेंट की जो एज है वो भी थोड़ी ज़्यादा है, रिस्क पे है हार्ट अटैक के, तो उससे कहीं ऐसा ना हो कि एंटीसाइकोटिक लेने की वजह से हार्ट कंडीशंस डेवलप हो जाएँ, तो उससे हार्ट अटैक का और कार्डियक अरेस्ट ये सब जो है सडन डेथ का चांस बढ़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा इसमें जो होता है एक रिस्क रहता है, झंझट रहता है कि डॉक्टर्स को भी बार बार टेस्ट कराने पड़ते हैं और पेशेंट को भी थोड़ा ध्यान रखना, मॉनिटर करना ज़रूरी है ये सब लेवल्स को। अब हम बात करेंगे कुछ ओल्डर पेशेंट की कैटेगरी के बारे में। लास्ट कैटेगरी है हमारी ये, जिसमें हम डिमेंशिया से रिलेटेड जो साइकोसिस है उसके बारे में बात करेंगे कि जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं जो कि ओल्डर पेशेंट में दी जाती हैं, जिनमें कि डिमेंशिया की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं या बिहेवियरल डिफिकल्टीज आती हैं, उनमें भी इनको दी जाती हैं। पर हुआ क्या कि 2005 अप्रैल में एफडीए ने एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग इशू कर दी एसजीएस के लिए, सेकंड जनरेशन वाली एंटीसाइकोटिक्स के लिए, जहां पर उन्होंने देखा कि 1.5 गुना से 2 गुना तक का डेथ का रिस्क बढ़ जाता है उन लोगों में जिनको डिमेंशिया है और डिमेंशिया की वजह से साइकोसिस हुआ और फिर उनको एंटीसाइकोटिक दवाइयां दी गई। इसी के साथ जून 2008 में फिर से बहुत बड़ी स्टडीज की गई, कोहोर्ट स्टडीज की गई, मेटा एनालिटिक स्टडीज की गई। उसके बाद देखने में आया कि एफजीएस के साथ भी यही रिस्क है और फिर से इन क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ भी एक बॉक्स वार्निंग इशू कर दी गई। और ये जो सडन डेथ के जो केसेस होते हैं जिसमें कि यहाँ बात आ रही है, जिसमें डेथ का रिस्क बढ़ जाता है 1.5 से 2 गुना का, ये अक्सर कार्डियक अरेस्ट की वजह से होता है। हार्ट के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है इन एंटीसाइकोटिक दवाइयों का, उनकी वजह से अक्सर देखने में आता है, जो कि उनके अंदर वैसे भी एज के हिसाब से हार्ट की प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई। साथ ही साथ ये जो एंटीसाइकोटिक का जैसे अभी इफेक्ट्स डिस्कस किए हैं, उनकी वजह से भी हार्ट में रिस्क रहता है कि वो फंक्शन करना बंद कर दे। और थोड़ा बहुत उनका ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आए हुए हैं, क्योंकि डिमेंशिया के पेशेंट हैं तो ब्रेन का भी पूरी जो फिजियोलॉजी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उस वजह से भी थोड़े बहुत चांसेस हो जाते हैं जिससे कि उनका ब्रेन का नर्वस सिस्टम वगैरह जो है काम करना बंद कर दे और अचानक से डेथ हो जाए। इसलिए हम ये कहेंगे कि इन एंटीसाइकोटिक दवाओं के साथ ये इश्यूज तो हैं, तो इस वजह से बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स हैं डिमेंशिया वाले जिनको साइकोटिक सिम्टम्स हैं, उनको बहुत कम ऐसी दवाइयां हैं जो दी जाती हैं जो कि उनके साइकोटिक सिम्टम्स को कंट्रोल करे। इसलिए अभी तक हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी स्पेसिफिक मेडिकेशंस नहीं है जिनको अप्रूव किया गया हो डिमेंशिया रिलेटेड साइकोसिस के सिम्टम्स को ट्रीट करने में, मतलब वो साइकोटिक सिम्टम जो स्पेसिफिकली डिमेंशिया में या डिमेंशिया की वजह से हो रहे हैं।
इसलिए बिहेवियरल इंटरवेंशंस पर फोकस किया जाता है। स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में, और कुछ दूसरा जो सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, रिहैबिलिटेशन है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उनकी बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। और कभी भी अगर डिमेंशिया के केसेस में अगर एंटीसाइकोटिक दी जा रही है तो फैमिली के साथ पूरा बात किया जाता है। पेशेंट अगर समझ सकता है थोड़ा बहुत तो उससे बात की जाती है कि भाई देख लो, अगर से साइकोटिक सिम्टम प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत दवा चला सकते हैं। फैमिलीज केयर गिवर्स होते हैं तो उनसे अक्सर ये पूरे डिस्कशन के बाद ही ये दवा दी जाती है इनको, ताकि उनको ये बात समझा दी जाए कि भाई डेथ हो सकती है, ब्रेन की कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़े और कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ सकते हैं, डेथ हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए पूरा सोच समझ कर ही उस केस में एंटीसाइकोटिक दी जाती है। तो ये रही पूरी डिस्कशन एंटीसाइकोटिक दवाओं के बारे में और इनके संबंध में जो हमने ये डिस्कशन की। इसमें आपको उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये सिम्टम्स के बारे में जानकर पता चला होगा कि किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं एंटीसाइकोटिक दवाओं की वजह से, किस टाइप की दवाओं की वजह से ज़्यादा होते हैं, किन से कम होते हैं, क्या किया जा सकता है। कुछ रिवर्सिबल हैं सिम्टम्स, कुछ रिवर्सिबल नहीं है साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ लंबे टाइम के यूज़ की वजह से आते हैं एंटीसाइकोटिक दवाओं के, कुछ हफ्तों के बाद ही आ जाते हैं, छोटे यूज़ से आ जाते हैं। कुछ मेटाबॉलिक सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, कुछ के अंदर मूवमेंट डिसऑर्डर ज़्यादा आते हैं। तो FGA, SGA ये 2 टाइप की जो दवाइयों के बारे में हमने बात की और इनके जो भी रिलेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में हमने छोटी सी डिस्कशन की। अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।